नमस्कार, मैं हूँ जय श्रीवास्तव। आज एमएसएमई का एक ऐसे खुलासा करने जा रहे हैं जिससे ना केवल सरकार सख्ते में आ जाएगी, बल्कि किस प्रकार से आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रही है, ये हम दिखाएंगे। एक ऐसा परिवार जिसने पूरा गृह बनाकर पूरे सरकारी योजना जो स्फूर्ति के नाम से जाना जाता है, उस पर पलीता लगा रहे हैं। ये है कटनी निवासी जैन परिवार। मयंक जैन और अंकुर जैन एक ऐसे खिलाड़ी है जो एनजीओ के नाम पर इस कदर फर्जीवाड़ा करते हैं, जिससे सरकार की योजना में पलीता लग रहे हैं। जी हाँ, आप देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि किस कदर आंखें मूंद कर सरकारी ऑफिसर देख रहे हैं और ये परिवार अपना काम करते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबाएंगे। जी हाँ, ये अंकुर जैन, इनके भाई मयंक जैन, ये युवा अवस्था में ही फ्रॉड करने के आदी हो चुके हैं। देखिए, सरकारी योजना तो जनहितकारी है, लेकिन ऐसे लोग इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। ये एमएसएमई के अंतर्गत स्फूर्ति योजना है। इसमें होता ये है कि एक क्लस्टर का निर्माण किया जाता है, और आपको बता दें कि पूरे देश में सैकड़ों क्लस्टर इस प्रकार से चल रहा है, और एक एक क्लस्टर में 1000 के आसपास आर्टिजन होते हैं। उनके नाम से उनको ट्रेनिंग देने के नाम पर वहाँ बिल्डिंग बना के उनको प्रशिक्षित करके सामग्री निर्माण के लिए उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। सभी पैसा एक ही परिवार हड़प रहे हैं। एनजीओ को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये अभी हम दिखाएंगे। ये रहा वो व्यक्ति जो इसका मास्टरमाइंड है, जो परिवार का एक गिरोह बनाकर चला रहे हैं, अंकुर जैन। एमएसएमई के अंतर्गत स्फूर्ति योजना के लगभग 44 क्लस्टर मध्य प्रदेश में संचालित है, और अधिकतम क्लस्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं का हस्तक्षेप है। यानी कहा जाए कि करोड़ों रुपया के यारे नारे केवल यही जैन परिवार खेल कर रहे हैं। दोस्तों, ये योजना के शुरुआत से ही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक एनजीओ को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया एक क्लस्टर निर्माण के लिए दिया जाता है। नियम यह है कि जो कि एनजीओ प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, और आगे जाके जो सामग्री का निर्माण किया जाएगा उसको बिक्री करके कमा नहीं सकता है। इसीलिए सरकार ने एक नियम बनाया कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी, मतलब लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म का निर्माण किया जाएगा। यही से खेल शुरू होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों लगता काय का, एनजीओ का, लेकिन खेल कौन खेलता है? कंपनी बनाकर जो पैसा प्राप्त करता है। ऐसे ही खेल को अंजाम दे रहे हैं ये जैन परिवार। कटनी के निवासी जो मूल रूप से शहडोल के रहने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस प्रकार के गिरोह बनाकर हर जिले में ये अपने डंक मार रहे हैं। और फंस कौन रहे हैं? एनजीओ। और किसके साथ में धोखाधड़ी हो रहे? जो सही महीने में सीखना चाहता है, रोजगार कमाना चाहता है। सरकार चाहती है कि रोजगार मिले और ये इस प्रकार के कारीगर का निर्माण हो। सरकार की इच्छा है कि चीन जिस प्रकार से अग्रसर है, छोटी मोटी चीज़ों को हर घर में निर्माण करवा रहे हैं सरकार, उसी प्रकार से भारत सरकार भी चाहती है कि एमएसएमई के अंतर्गत इस प्रकार के जो है खिलौना के निर्माण या छोटी छोटी चीज़ों का निर्माण हो, जिससे रोज़गार मिले। लेकिन वो रोज़गार किसको मिल रहा है? एक ही परिवार को। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बड़वानी में सॉफ्ट टॉयज के नाम पर एक क्लस्टर का सैंक्शन हुआ है। ये लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए का सैंक्शन है। लेकिन दोस्तों, अंकुर जैन स्वयं इस पर और उनका भाई मयंक जैन इसमें डायरेक्टर बनकर एक कंपनी का निर्माण करता है, और 1 करोड़ 34 लाख रुपये सरकार से प्राप्त कर लेता है। ये 1 करोड़ 34 लाख रुपये 40% है। रूल नियम है कि यदि आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है
उसके बाद आपको भूमि या तो लीज पर लेना है या आपको खरीदनी है। दूसरी बात यह है कि उसके 10% राशि आपको उसी के अकाउंट में डालना है। लेकिन अंकुर जैन और मयंक जैन ने 10% राशि के बजाय केवल 9 लाख रुपया उस कंपनी में डाला और 1,34,00,000 रुपए प्राप्त किया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो जमीन की लीज लेनी थी, वो जमीन के कागज टोटल फर्जी लगाकर उन्होंने सैंक्शन कराने में कामयाब रहे। मजेदार बात यह है कि जब एक अधिकारी वहां पर साइट विजिट पे जाता है, मिस्टर राम कुमार, वो ये अधिकारी ईमानदार किस्म के अधिकारी है। उन्होंने देखा साइड में कुछ नहीं है, जमीन के दस्तावेज फर्जी है। अपने टीप लिखकर सरकार को आगाह किया कि ये फर्जी दस्तावेज है। लेकिन सरकार में बैठे हुए अंकुर जैन के नुमाइंदे, जो उनके इशारे पे चलने वाले लोग हैं, अधिकारी है, वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब राम कुमार के इस टीप ने अधिकारियों के नज़र गई, तब उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार किया। ये ज़मीन दूसरी थी, ये भी अवैधानिक रूप से 4 वर्ष के लिए 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर में लीज रेंट तैयार किया गया। लेकिन ये लीज रेंट जो एग्रीमेंट है वो अवैध मैंने इसीलिए कहा, सरकार का गाइडलाइन है कि 15 साल कम से कम उसकी अवधि होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 4 वर्ष के लिए लीज पर लिया। आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में लीज रेंट एग्रीमेंट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी जमीन पर बिल्डिंग बननी थी, उसी बिल्डिंग में मशीनें लगनी थी और उसी में ट्रेनिंग देकर सारे आइटम तैयार कर मार्केट में विक्रय करना था। लेकिन जमीन को लीज पर लेने से पहले ना नियम कानून का पालन किया गया और ना ही अधिकारियों की उस पर नजर गई। दोस्तों, मैं बता देना चाहूंगा कि 1,34,00,000 रुपया 8/9/2020 को प्राप्त किए। और ये लीज कब ली? ये है आपके 18/11/2021। इसके मतलब ये है कि लगभग 2 महीने बाद। नियम क्या है कि पहले आप जमीन लीजिए लीज की, आप पहले 10% जमा करिए, तब आपको प्रथम किस्त मिलेगा। लेकिन यहां पर हुआ उल्टा। दोस्तों, इसमें और एक मजेदार बात है। मजेदार बात यह है, भ्रष्टाचार के किस्से आगे देखिए, कैसे कैसे किस्से हम खोलते हैं। देखिए, ये 22/12 को उसी भूमि के रजिस्ट्री करते हैं। किसके नाम पे? मयंक जैन के नाम पे। ठीक सुना आपने, ना वो एनजीओ के नाम पर है, ना किसी भी कोई कंपनी के नाम पर। और वो जो कंपनी काम कर रहे हैं, जिसको ये मयंक जैन के नाम पर, निजी नाम पर करके फिर उसी कंपनी को लीज पर दिया गया। कहने के लिए तो नियम अनुसार दे सकते हैं, लेकिन इस खेल का एक हिस्सा है जमीन, महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उसी जमीन पर सब कुछ तैयार होना है। आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी की होगी जिसकी वो जमीन है। तो खेल यहीं से शुरू किया। 1,34,00,000 रुपया प्राप्त करने के बाद देखिए ये रजिस्ट्री की कॉपी, और देखिए ये रही वो 4 साल के एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। ₹1,34,00,000 रुपए प्राप्त करने के बाद जिसके पास जमीन नहीं, जिसकी बिल्डिंग नहीं बनी,
उसी में मशीन लगाने के लिए आपके अपने पिताजी के नाम के एक कंपनी है जिसके नाम है दिव्यवर्धन, उसमें 90 लाख रुपए 2 चेकों के माध्यम से दिया जाता है मशीनों के नाम पे। देखिए, खेल देखिए, सरकार से 1,34,00,000 रुपया प्राप्त होता है 8/9/2021। पिताजी के कंपनी में 90 लाख रुपया दिया जाता है, ये 25/11 और 25/10 को। मतलब ये है कि ये उस मशीन के पैसे हैं जब बिल्डिंग बनने के बाद लगनी है। अब जहां जमीन ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, वहां मशीन के पैसा दे दिया गया। 90 लाख रुपया, वो भी पिताजी के कंपनी में। जिस जमीन को बाद में परचेस किया, हमारे सूत्र के अनुसार सरकारी राशि का उपयोग हुआ है। मजेदार बात और देखिए, किन लोगों को है और कौन कौन इनके साथ मिले हुए हैं कि जमीन की जो रजिस्ट्री जिसकी हुई है वो भी एक आदिवासी की जमीन रही है। फर्जीवाड़ा का आलम यहां से आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम जेडी कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के नाम पर 2 चेक इशू हुए, दोनों 9-9 लाख रुपए के हैं। ये चेक मयंक जैन, जो कि डायरेक्टर है उस कंपनी के, और आईजीटीआर, जो सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका में है, उनके अधिकारी के साइन है। उस साइन से 27/9/2021 को चेक जारी किया गया 9 लाख का, और एक चेक 7/10/2021 को जारी किया गया। लेकिन हिंदुस्तान के जो कानून है, आरबीआई के रूल है, इसको धता बताते हुए जो चेक 27/9/2021 को जारी किया गया वो 13/1/2022 को क्लियर हुआ, और जो 7/10/2021 को जारी किया गया वो 19/3/2022 को क्लियर हुआ। इसके मतलब है एक चेक 4 महीने से अधिक समय में क्लियर हो रहा है, दूसरे चेक 5 महीने में क्लियर हो रहा है। आरबीआई का रूल क्या कहता है कि एक चेक 3 महीने से ज्यादा वो वैलिड नहीं रहता है। लेकिन यहां क्या हुआ, बैंक में भी जो है इनका इन्फ्लुएंस कि 4 महीने में चेक क्लियर हो रहा है, 5 महीने में क्लियर हो रहा है, या तो ये चेक में फेरबदल किया गया, जो अधिकारी आईजीटीआर उसके फर्जी साइन की गई होगी और चेक दूसरा रहा होगा, या उस चेक में डेट में चेंज करके ये इस प्रकार के जो है ट्रांजैक्शन किया गया है। अब मजेदार बात यह है कि 9/10, 27/9 और 7/10 जिसके एवज में पैसे दिए, जहां बिल्डिंग बननी है वहां जमीन की अता पता नहीं है। बिल्डिंग कहां बनाएंगे और किसके एवज में पैसा दिया गया। दूसरी बात, 12.5 लाख रुपया राजा भोज के नाम पर दिया गया। ये राजा भोज किसकी ये है, आईटी कंपनी है, इन्हीं जैन परिवार की। मतलब ये ट्रेनिंग देने पर जो देने के नाम पे जो 12.5 लाख रुपए निकाला गया, वो भी ये लोग चढ़ गए। मतलब यह है कि किसको ट्रेनिंग दिया, कौन ने ट्रेनिंग दिया, इसका कोई अता पता नहीं है। जहां ट्रेनिंग देना है उसके अता पता नहीं है, बिल्डिंग बनने है उसके अता पता नहीं है, जमीन नहीं है, मशीनरी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग देने के नाम पर 12.5 लाख रुपया निकाल लिए गए। और मजेदार बात देखिए, ये
केवल यहीं पर नहीं है, मध्य प्रदेश के अधिकतम एनजीओ में इन्हीं का हस्तक्षेप है। इन्हीं के परिवार के लगभग 14 कंपनियां हैं। जब हमने इसके तहकीकात की, हमारे रिपोर्टर हर क्लस्टर पर जाके देखा, अधिकतम स्थान पर जो है इसी प्रकार की शिकायत आई, इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिला कि कहीं कुछ नहीं है, पैसा सब दूर गए। अभी तक जो बताया हूं मैं, केवल एक बड़वानी का केस है ये। ऐसे ही पूरे मध्य प्रदेश में जो है इस प्रोजेक्ट के पलिता ये परिवार लगा रहे हैं। आज आप देखिए, हम लोग जब दिखा रहे हैं, एक अधिकारी के हमें रिकॉर्डिंग है जो क्या कह रहे हैं कि अंकुर जैन कहता है कि हम तो सब बेईमान हैं, तुम हरिश्चंद्र मत बनो, नहीं तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। किस कदर खौफ है इस परिवार का। अधिकारी जो राम कुमार की आवाज है, ये सुनिए आप। अभी यही बात अंकुर जैन ने मुझे कहा नहीं आपकी, हाँ कि आप देखो नागपुर जी, क्लस्टर बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए और आप कुल मिला के हरिश्चंद्र मत बनिए, हम सब बेईमान है, आपने शादी नहीं की ब्रह्मचर्या, तो आप प्लीज चले जाइए, वरना आपका हम कत्ल में। ठीक है, मरवा दो। सबसे शुरुआत कहां से हुई है? जब राशि का सैंक्शन हुआ, एक टेंडर नाम का टेंडर है। टेंडर जारी किसने किया? अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति ने। मतलब जिस एनजीओ को यह प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया, टेंडर में क्या कहा गया कि इस कार्यालय में मैनुअल जमा करे टेंडर जो इच्छुक है, या इस पर मेल करे। ये देखिए टेंडर की कॉपी। लेकिन दोस्तों, एक भी व्यक्ति वहां पर टेंडर जमा करने के लिए नहीं गए और ना ही कोई किसी ने ईमेल किया। कंस्ट्रक्शन के लिए और मशीन सप्लाई के लिए टेंडर भी इशू किया गया है। टेंडर इशू किसने किया? एनजीओ ने। क्या टेंडर कॉल किया गया कि आप जो भी इच्छुक इसमें है वो इस ईमेल नंबर पे मेल करे, और मैनुअल जमा करना है तो कार्यालय पर आके मैनुअल जमा करे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक भी कंपनी ने वहाँ कार्यालय में जाके या ईमेल के माध्यम से टेंडर जमा नहीं किया है। इस प्रकार से टेंडर पर भी भ्रष्टाचार किया, क्योंकि जब अखबार में पब्लिकेशन करना है वो तो किया। मजेदार बात देखिए, जो जेडी कंस्ट्रक्शन है और दिव्यवर्धन कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी के तरफ से विनय कुमार कौरव केनरा बैंक से 50-50 हजार रुपए का डीडी बनाता है। कोई से कहीं तक लेन देन नहीं है, इन कंपनी से लेना देना नहीं है। जब विनय कुमार कौरव से पूछा गया तो वो ये कहता है कि मैं तो अंकुर जैन के पास काम करता था, मुझे 2 डीडी बनाने के लिए कहा गया, मैंने बना के दे दिया और बाद में उसको कैंसिल भी मैंने करवा दिया। ये सुनिए विनय कुमार कौरव क्या कह रहा है। पहले क्या आप इसमें काम करते थे, ये राजा भोज में? हाँ, राजा भोज। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक डीडी बनी थी 50 हजार रुपए की, 2 डीडी। सर उन सबके बारे में जानकारी तो नहीं है। नहीं, केनरा बैंक से जो है वो डीडी आपने बनाई है, उसमें नाम आपके है। हाँ, वो वाली डीडी। हाँ, याद है ना जी। तो सर ने मुझसे बोले कि यार ये दिक्कत है, तो फिर अपन ऐसा करते हैं। सर ने? कौन सर ने?
डॉक्टर अंकुर जैन, हाँ। जो मालिक हैं वहाँ के। मतलब ये है कि पूरा गेम अंकुर जैन और मयंक जैन ने मिलकर भोपाल में बैठ बैठ के खेल रहे हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? एनजीओ। नुकसान किसका हो रहा है? जो कारीगरों को वहाँ तैयार करना है, जो आगे जाके अपने रोजगार इसी में बनाएंगे। सरकार के मंशा यही से जो है हल होगा। लेकिन क्या है, सब एक ही जगह पर बैठ के सब तैयार किया जा रहा है। अब बताइए कि 50,000 के डीडी बना के उसको कैंसिल भी किया गया, लेकिन एनजीओ को पता ही नहीं है। अब इस टेंडर का जो है मूल ये है कि टेंडर मिला किसको? अंकुर जैन के पिताजी के कंपनी को, मशीन सप्लाई के लिए। और जेडी कंस्ट्रक्शन जो है वो इंदौर का, उसको मिला, वो भी इन्हीं के परिचित का है। मतलब सब दुकानें घर की खोल दी गई। चाहे ट्रेनिंग के लिए जाओ तो उन्हीं के कंपनी, मशीन खरीदो तो उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक जेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके दोस्त के। इसमें खेल ये है, हो कुछ रहा है, दिख कुछ और रहा है, और हकीकत कुछ और है। मतलब ये है कि पैसे के जो लेन देन है वो इन्हीं से सेटिंग करके किया जा रहा है। मतलब ये है, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका। खुद का कोई पैसा लगे नहीं, सरकार का पैसा हड़पो, जनता जाए भाड़ में। अब ये देखिए किस प्रकार से इस टेंडर को भी किसी को जानकारी ना देते हुए खुद ने ही L1 मान के उनके पिताजी के कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया और 90 लाख रुपए दे दिया गया। और कब दिया गया? जब कोई ज़मीन ही नहीं है, जब उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, वहाँ मशीन सप्लाई करना है। और दिया कब गया? ये 25/10 को, 25/10/2021 को। मतलब ये है कि 4, 2 वो और 5 ये, मतलब लगभग 6-7 महीने हो चुका है। ये पैसे को उपयोग कौन कर रहा है? इनके पिताजी। अब इस विषय में जब अधिकारी जो मिस्टर नैयर है उनसे बात की गई, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। जय श्रीवास्तव बोल रहा था। हाँ बोलिए। जब आपने 1,34,00,000 रुपए उनको दिए, हाँ उस समय उनके बैंक में 9 लाख रुपए जमा थे। हाँ, हमारा 10% पूरा नहीं है सर, उसमें 4 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। उसमें जैसे उनका 10% है ना, उसमें 4 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं उसको पैसा। नहीं फिर मैं आपको 10% मतलब टोटल 10%। नहीं 10% राशि जो है आपका, उसमें सैंक्शन जो है 3,80,00,000 रुपए सैंक्शन है। हाँ, वो जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो है 1,34,00,000 रुपए। हाँ 50% हम लोग इधर आते हैं। हाँ सही बोलिए। तो 1,34,00,000 रुपए जो रिसीव हुआ है उसका 10% जमा करना था। 10% 3,80,00,000 रुपया नहीं है, जो उनको देना है हाँ उसका 10% जमा करना था। 4 इंस्टॉलमेंट जो है 3,80,00,000 रुपए के। नहीं 25% उसका नहीं है। अब पूरे सेकंड इंस्टॉलमेंट करने से पहले उनको 100% जमा करना है, मतलब जो 10% पूरा उनको वो करना है। 10% तब करना है जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप करोगे ना, उसके पहले आपको इंश्योर करना है पूरा 10% उनका हो। नहीं, वो 10% जो है ये 3,80,00,000 रुपए का 10% है कि 1,34,00,000 रुपए का 10%? नहीं, उसको कुछ दूसरा को हार्ड दोनों का नहीं है। एक हार्ड इंटरवेंशन करके एक उसमें वो देखना पड़ा कितना उसका है, उसका 10%। मिला के जो सैंक्शन अमाउंट है, हाँ सैंक्शन अमाउंट में 3-4 कॉम्पोनेंट। एक तो सॉफ्ट इंटरवेंशन रहता है और एक हार्ड इंटरवेंशन रहता है, एक रॉ मटेरियल का रहता है, स्किल ट्रेनिंग का रहता है। उसमें सिर्फ हार्ड इंटरवेंशन का 10% उसको जमा करना पड़ता है। ओके, आपके देखिए, आप ये जो गाइडलाइन है आपका, गाइडलाइन में ये बोला जा रहा है कि जितना अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा उसका 10% जमा करना अनिवार्य है। नहीं सर, हम लोग इसमें ऐसा वो कर लेते हैं। मिनिस्ट्री में हमने ये भी है रूल है
कि आपका 10% तब होना है जब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का रिलीज करने से पहले आपको इंश्योर करना है। फर्स्ट टाइम में आपको तब रिलीज कर सकते हैं 25% ऑफ द 10%। 25% आपका अगर जमा कर दिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो इसको दे रहे हैं ना उनको। मैं फिर से समझना चाह रहा हूँ कि ये 3 करोड़ 80 लाख रुपया सैंक्शन अमाउंट है। तो सैंक्शन अमाउंट के 25% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रिसीव अमाउंट है वो 1 करोड़ 34 लाख। नहीं, रिसीव अमाउंट का मैंने बोला ये टोटल अमाउंट का नहीं, हार्ड इंटरवेंशन का 10% जमा करना है टोटल। उसमें भी आपका और इसमें 4 इंस्टॉलमेंट में, मतलब हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट देने से पहले इंश्योर करते हैं 100% जमा किया, उसके बाद फर्स्ट में हम लोग 25% लेते हैं। मीटिंग में बात हुआ था 25% ऑफ दी। तो ये गाइडलाइन में नहीं है, आपके मीटिंग में आप लोगों ने तय किया, गाइडलाइन में नहीं है। नहीं, वो तो नहीं हुआ है पहले से, इसमें है ना, पहले अभी तो चेंज हुआ गाइडलाइन, पहले तो वही था उसमें 25% का है ना, 25% ऑफ द 10%। ओके, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंश्योर करते हैं उसमें, और करने से पहले हम लोग 50% लेकर के वो कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो वहाँ पे जो लैंड लेना है इनको, वो लेने के बाद आप ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी करते हैं या उसका क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, वो तो चाहिए ना, मतलब तभी तो उसमें हम लोग ये करते हैं ना उसको, उसी का भाई बाकी सब चीजें उसी के बेस पे ही होगा ना। उन्होंने जो पेपर सबमिट किए हैं उसके बेस पे वो करते हैं। अब देखिए, जो पेपर सबमिट किया हुआ है वो आपके टीप लगी हुई है उसमें कि वो डॉक्यूमेंट्स फेक है। क्या है? फेक डॉक्यूमेंट्स है उसमें। जो एग्रीमेंट उनका हुआ है किसान और एनजीओ के बीच में, अच्छा, वो फर्जी एग्रीमेंट है, जिसको आपके अधिकारी मिस्टर राम कुमार ने उसमें टिप लिखी है कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। क्या किया है? जो किसान और एनजीओ के बीच में जो जमीन को लेके लीज पे लिया गया था, जमीन जो लीज पे लिया गया, अच्छा, वो लीज रेंट में जो जमीन मालिक है इस प्रकार के कोई लीज का एग्रीमेंट तैयार नहीं किया है, ऐसा स्टेटमेंट जमीन मालिक ने दी है। तो आपको दिया, हम लोग चेक कर लेंगे उसमें, नहीं, उसमें आपके राम कुमार ने चेक भी किया वहां मौके पे जाके। अच्छा, और उसमें फेक पाया गया कि इसमें, और उन्होंने टिप भी लिखी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में है उसमें उन्होंने टिप लिखी है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है। सेकंड, दूसरी बात, उस टिप के बाद दिनांक 18/11 को फिर से एग्रीमेंट किया गया ये मयंक जैन के नाम से दूसरी जमीन की। अच्छा, उसमें भी जो जमीन के जो एग्रीमेंट किया गया, लीज का एग्रीमेंट, उसको 4 वर्ष के लिए लीज पे लिया जाना उसमें एग्रीमेंट पे किया गया। 4 वर्ष के नहीं, वही मैंने बोला, एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है। अच्छा, जबकि रूल है 15 साल के से कम लीज का मिनिमम। अब उसमें ये है कि केवल 4 साल के लिए लीज एग्रीमेंट किया गया उसमें मयंक जैन और किसान के बीच में, और जमीन दूसरी है। दूसरी बात ये है कि ये दूसरी बात ये है कि 18 नवंबर 2021 को अनुबंध किया गया जमीन के लीज के लिए। अच्छा, और आप लोगों ने जो पेमेंट 1 करोड़ 34 लाख रुपए दिए हैं वो 8/9 को दिया है। हाँ, नहीं उसमें क्या है, प्रॉब्लम मशीन के लिए दिए हैं। नहीं, देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही तब आप देंगे जब 2 आपके जो है नियम का पालन करेंगे। फर्स्ट नियम ये है कि 10% तो जमा करा दे। आपने कहा इसमें 25% सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले, उसमें मैं कन्विंस हो गया। हाँ, ये ठीक। सेकंड जो है, सेकंड सवाल ये है कि उसमें एक और आपके शर्त है, जो जमीन या तो लीज पे लेंगे या रजिस्ट्री करके लेंगे, उसके बाद ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है। हाँ, सही। इसी के अंतर्गत जो लीज एग्रीमेंट उन्होंने आपको सबमिट किया था वो आपके अधिकारी के द्वारा फेक पाया गया। मौके पे जो है उन्होंने उसके निरीक्षण किया और उन्होंने लिख के दिया है राम कुमार ने कि ये जमीन की जो एग्रीमेंट है ये फेक है। हाँ। अब दूसरी बार उन्होंने एग्रीमेंट जो किया है वो केवल नियम के खिलाफ 15 वर्ष के बजाय 4 वर्ष के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया, और 18/11 को एग्रीमेंट किया है उनका अनुबंध लीज के लिए। और आपने पैसा दिया है 8/9 को। मतलब यही है कि जमीन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने से 2 महीने पहले आपने ये किया, पैसा दे दिया उनको।
तीसरी बात आपने इसमें टेंडर इशू किया है मशीनरी और उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, इनको कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर इशू किया है, वो अनंत जीवन के नाम से टेंडर इशू किया गया। टेंडर सबमिशन के लिए 50,000 रुपए का डीडी बना के जमा कराना था। सर वो तो आईए का हमारा रोल नहीं रहता, वो तो आईए आपके नॉलेज में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि आपके वहाँ सब्सिडी सबमिट किया हुआ है। जी अभी दिया है प्रोजेक्ट तो हम लोग उसको उसका हो रहता है ना, हम लोग को बस एक वो रहते हैं, हम लोग मतलब जो क्योंकि पेमेंट एजेंसी आप है तो आपके नॉलेज में मैं डाल रहा हूँ जहाँ जहाँ ये है तो उसमें। हाँ, तो डीडी जो 50,000 रुपए का देना था, ये राजा भोज के कर्मचारी है विनय कुमार कौरव। अच्छा। वो जेडी कंस्ट्रक्शन जो कि बड़वानी में वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अच्छा। उसके नाम से डीडी बना रहा है राजा भोज के विनय कुमार कौरव। अच्छा। मशीनरी जो है जो कि इनके पिताजी की कंपनी है, अंकुर जैन नामक एक व्यक्ति है जो सिंडिकेट चला रहा है। अच्छा। इनके पिताजी की कंपनी है जिसका नाम है दिव्यवर्धन। दिव्यवर्धन के कंपनी के नाम से कोटेशन भी लगाया गया और दिव्यवर्धन के नाम से भी 50,000 रुपए की डीडी लगाई, मतलब उसमें बनाई गई। ये दोनों डीडी मतलब ये है, आप समझिए कि कटनी की कंपनी है जो मशीन सप्लाई कर रहे हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको मशीन सप्लाई करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा जो जेडी कंस्ट्रक्शन है, इसके ये इंदौर की कंपनी, लेकिन इन दोनों के लिए जो टेंडर इशू हो रहा है, इस टेंडर फाइट करने के लिए जो डीडी बन रहा है वो भोपाल में बन रहा है और डीडी विनय कुमार कौरव बना रहा है। अच्छा। और वो दोनों डीडी जो है केवल उसमें फोटोकॉपी आपको दे दी है और उसको दोनों को तो कैंसिल मार दिया गया, मतलब सीधे 420 है। तीसरी बात, जो अनंत जीवन सेवा समिति ने जो ईमेल दिया था जिसमें आपको टेंडर देना था, अगर ई टेंडरिंग होना था तो उसमें ईमेल में उनको टेंडर भेजना था। यदि मैनुअल होना था तो उसके जो एड्रेस दिया हुआ है जो टेंडर में पब्लिकेशन हुआ है, अच्छा, उसमें सबमिट करना था, लेकिन ना किसी का ईमेल दिया ना किसी का सबमिशन हुआ। ये एक और जो इशू है, 9 लाख रुपए 27/9 को दिया गया और 9 लाख रुपया 7/10 को दिया गया जेडी कंस्ट्रक्शन को कंपनी को। तो जिसका टेंडर हुआ ही नहीं वो काम वहां पर कर रहा है और जिसके 50,000 रुपए जमा नहीं है, और उसमें एक रूल है कि आपके वहां शायद 1,000 रुपए जमा करके जो है उसमें डाउनलोड करने का एक उसमें पब्लिकेशन में लिखा है। हाँ, तो वो शायद जमा करके पब्लिकेशन उसमें डाउनलोड किया होगा किसी ने। अब दूसरा यही है कि सबसे एक और मजेदार बात आपको बता रहा हूं कि 90 लाख रुपए निकाला उनके पिताजी की कंपनी दिव्यवर्धन ने। 90 लाख रुपए का जो निकाला है वो है लगभग 66,452 रुपीज। ये निकाला है 25/10/2021 को। उसका चेक नंबर 18 है। अच्छा। अब सवाल ये है कि जिस कंपनी को मशीन सप्लाई करने के लिए दिया गया 25/10 को, और उसके बाद 24/12 को फिर से दिव्यवर्धन के नाम से 22,55,000 रुपए फिर दिया जा रहा है। इस प्रकार के एडवांस के नाम पर लिए। हाँ, मशीन का एडवांस करके लिया होगा क्योंकि प्रोविजन हम लोग वो देते हैं ना, क्योंकि मशीन नहीं आएगा तो इसलिए हमारे पास हमारी क्या जैसे, हाँ ये तो क्या आईए का उसमें है, लेकिन ना आईए के बेसिस पे। हाँ, लेकिन जिसका टेंडर ही नहीं हुआ है ना, जिसके 50,000 रुपए जमा ही नहीं हुआ, उसके नाम से आपने 90 लाख रुपया ये निकाला, 18 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के नाम पे। और दूसरी बात ये है कि ये निकाल कब रहा है, इसका डेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 25/10 को निकाला है 67 लाख। अच्छा। और 25/11 को निकल रहे हैं ये 22 लाख, मतलब 22.5 लाख। और ये दोनों जमीन परचेज या जमीन लीज पे लेने से पहले की बात है। ओके।
है ना। तो जमीनी लीज पे जहाँ नहीं है वहाँ मशीनरी के पैसा कैसे एडवांस दिया गया है? मशीन तो तब लगेगी ना कि जमीन परचेस करेगा, उस पर बिल्डिंग बनेगी। प्रॉपर्ली पैरेलली चलता ना, वो तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे उसका वाला। लेकिन ये तो पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मशीन और उसका दोनों करके, क्योंकि कभी जिसके कोई जमीन ही नहीं है, जमीन आप लिख के दे रहे हो। वो नहीं, वो चेक कर लेता हूँ ना उसको। तो आप बोल रहे कि उन्होंने चेंज कर दिया था उसको, लेकिन वो चेक कर ले, डेट जो आप बोल रहे ना। हाँ, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ फेक सबमिट किया गया है। दूसरा है, देखिए डॉक्यूमेंट हम लोग देखिए, तो क्या आईए का रिव्यू में आता है, जैसे एनजीओ के हम लोग इसी के ऊपर डिपेंड, हमारे इसके देखिए एनजीओ जिम्मेदार नहीं है, एनजीओ के तो नॉलेज में ही नहीं है। एनजीओ का ही जिम्मेदार है, एनजीओ क्योंकि प्रोजेक्ट किसको अप्रूव हुआ है, एनजीओ को अप्रूव करते हैं। एनजीओ को तो पेपर के बेस पे हम पेमेंट आप सारे जो है सारे एनजीओ के द्वारा जो आपने कंपनी बनाई है उसमें सारा पेमेंट। हाँ, तो वही है ना, वो किसने बना के दिया है? मेरे पास देखिए एक और बहुत अच्छी बात हमारे, हाँ एक बार नहीं मेरे एक बात हुई, हम लोग एनजीओ से उसके बाद क्योंकि इन्होंने भी साइन करने के लिए आया था, तो एनजीओ का जो वो क्या नाम था, विश्व, तो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका हस्बैंड जो है वो आए थे साइन करने के लिए। हाँ, कुमरावत। तो मैंने आप किसे कर, हाँ, तब मैंने बोला कि हाँ मैं एनजीओ का ही हूँ। इसमें क्या प्रोविजन है, स्फूर्ति में प्रोविजन है, जो ये है एक एसपीवी बनाता है एक्सक्लूसिवली को, और ये पर्पज के लिए एसपीवी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फिर मैंने भाई हर चीज के बाद में पता चला, तब मैंने उसको बोला कि भाई आप क्यों इस तरह का कर दिया, आपको ये का रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहना चाहिए, आपने खुद का अपना एक भी नाम नहीं रखा, आपने पूरा ऐसा कैसे बना के दे दिया। तब उसको फिर वो ये आ गया कि बोले इस तरह का, अब ये तो आइए का देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ये है, कितना इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति है ये देखिए आप। 27/9/2021 को एक 9 लाख रुपए का चेक जेडी कंस्ट्रक्शन के नाम से लगाया गया, अच्छा दिया गया, जिसमें मयंक जैन एवं आपके जो है आपके मिस्टर पनीत सलवे, इनका साइन है उसमें। हाँ, मजेदार बात देखिए आपको। हाँ नहीं देखिए, इसमें तो यहाँ का कुछ भी नहीं है, इनको करना था आईए को, आईए ने इनको नॉमिनेट कर दिया, उसके बेस पे जो आईए का रकम आईए नहीं, मैं तो वो इशू उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं वो इशू उठा नहीं रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति है और क्या कहाँ का, वो मैं बता रहा हूँ। भारतीय रूल के अनुसार आरबीआई के गाइडलाइन में 3 महीने से ज्यादा चेक वैलिड नहीं रहता। अच्छा, हाँ कंफर्म? हाँ, 3 महीने से ज्यादा। आपने जो चेक दिया है 27/9/2021 को 9 लाख रुपए का, हाँ, वो चेक आपके जो है चेक क्रमांक 24, वो आपका जो क्लियर हुआ है 19/3/2022 को। अच्छा, अभी भी अच्छा मतलब 5वें महीने में जो है, हाँ सही बात है, चेक को आप क्लियर करवा रहा हो, तो मतलब बैंक आपके इन्फ्लुएंस में, अधिकारी जो है वो आपके इन्फ्लुएंस में है ना। दूसरा चेक दूसरा चेक है 7/10/2021 को, जो 9 लाख रुपए का है जेडी कंस्ट्रक्शन के, चेक क्रमांक 23। ये चेक क्रमांक 23 में उसको भी जो क्लियर किया गया वो 13/1/2023 को, ये भी चौथे महीने में 13/1/2023, मतलब 27/9 और 13/1 को क्लियर हो रहा है। अच्छा, और दूसरा 7/10 को जो दे रहे हो वो आप 19/3 को क्लियर हो रहा है। हाँ, 19/3 को क्लियर हो रहा है। तो ये जो दोनों है 4-4, 5-5 महीने में क्लियर हुआ। हाँ, महीने का, सही बात है। 3 महीने से ज्यादा चेक वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं रहता। चौथी एक और चीज है, एक 12.5 लाख रुपया का जो है इन्हीं की कंपनी है, जो आईटी सेंटर है इनका, राजा भोज। अच्छा, 23/11 को ट्रेनिंग के नाम पे 12,50,000 रुपए के जो है इन्होंने राशि निकाली। जो विनय कुमार गौरव जिन्होंने डीडी बनाई थी 50-50 हजार रुपए के, उसका स्टेटमेंट यही है कि जेडी कंस्ट्रक्शन को मैं नहीं जानता, दिव्यवर्धन को मैं नहीं जानता, मेरे को अंकुर जैन के वहां मैं काम करता था, मुझे भेजा गया था केनरा बैंक, तो मेरे को 50-50 हजार रुपए का डीडी बनवा दिया, उसके बाद ला के दिया उनको और कैंसिल कर दिया। 1 करोड़ 34 लाख रुपए दिए।
मशीन के नाम से जो पैसा लिया वो रूट होके कहा गया जमीन खरीदी ने, अच्छा रूट होके कहा गया राजा भोज के नाम पे जो बारा सारा पूरा पैसा निकाल लिया, और आज के कंडीशन में उनके अकाउंट में लगभग 24 लाख रुपए अभी बैलेंस है। शेष राशि इन्होंने पूरी तरह से निकाल चुके हैं। फॉर्मेट आपने दिया है टेंडर का। हाँ, टेंडर टीए का करता है, टेक्निकल एजेंसी जो है ना वो उसका काम है। हाँ, वो 1000 रुपए जमा करो और डाउनलोड करो, तो सिस्टम आपका है सब कुछ। हाँ, सब उसी का। लेकिन उसके बाद उसके बाद रेकमेंड करके हमारे पास आते हैं, ये टेंडर हुआ अप्रूवल, हमने लोगों से आए, क्योंकि तो हम लोग क्या कोई वैसे नहीं, जब टेंडर हुआ ही नहीं है, जब जो ईमेल दे रहा है उसमें एक ईमेल नहीं है, जो एड्रेस दे रहा है उसमें मैनुअल जमा नहीं हुआ, जो 50,000 जिन लोगों के नाम से टेंडर हुए उनके 50,000 रुपए जो जमा करना था उन्होंने खाली जमा करके दिखा के उन्होंने कैंसिल मार दिया, तो सीधे 420 है ये। हाँ नहीं, हम लोग कर लेते हैं, देख लेगा अभी। हाँ, इसी प्रकार से जो बालाघाट है, मंडला है, ये सारे जगह पर जो है शिवनी है, ये सब जगह पर जो है, सब जगह पर इसी प्रकार के अनियमितता है। अच्छा, कहीं पर भी मतलब ये है कि आपका पैसा और बस आपके पास, और ये पूरा जो है इसको सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं जैन फैमिली। ठीक है सर। मतलब बालाघाट देखिए कितनी बड़ी बात है, आप लोगों ने किस प्रकार से आग बंद करके इसको ये किया। बालाघाट उसके पिताजी के एनजीओ है, मंडला उन्हीं के एनजीओ है, मतलब ये सारे जो है ये सैंक्शन कराने के नाम पे एनजीओ को बुला के, सारे एनजीओ मेरे टच में है, सब पीड़ित है। अच्छा, ये जो मैटर है बालाघाट, शिवनी, उसके बाद बड़वानी, रतलाम, सीहोर, सब जगह जहाँ जहाँ देखेंगे सब जगह इलीगलिटी है। मतलब इसमें जो पैसा आपने दिया है उसी पैसा को लूट किया है, मेन इसके एलिगेशन ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अभी एक एक करके हम लोग, अभी आपने बताया है, एक एक करके हम लोग उसको क्या इसमें कैसे हुआ है। मैं आज की स्टोरी में उसमें चलाना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट आप बता दीजिए क्या चलना है। हाँ, तो कुछ अनियमितता पाई गई तो हम लोग उसको देख लेंगे, उसको पूरा देख करके फिर हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलता है तो यकीन मानिए ना केवल दिल दुखता है बल्कि उन गरीबों के लिए भी जो है चिंता का विषय बनता है, जिनके रोजगार के लिए ये योजना सरकार चला रही है। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ये लगे हैं केवल सरकारी पैसे को हड़पने में। इनको यह चिंता नहीं है कि कहीं जेल भी हो सकते हैं, इनको ये चिंता नहीं है कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इनको केवल और केवल पैसा हड़पने से मतलब है। और ये बेखौफ क्यों है? क्योंकि सब इसमें मिले हुए हैं, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन हमने ठान ली है कि जब तक इसके अंत तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमको मैदान में हमारी जो टीम है वो बहुत एक्टिव टीम है, हमने और इसका फॉलोअप हम देंगे और पूरा खुलासा करेंगे। और जब तक इस भ्रष्टाचारी को हम जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। गरीबों का हक हम दिला के रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का इसी मुद्दे पर। धन्यवाद।